हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास में। आज आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को जरूर दबाएं जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का एग्जाम पेपर और आज आपको इसका बताएंगे फुल डिटेल। प्रत्येक क्वेश्चंस को बारीकी से समझाया जाएगा और इस सेक्शन में पहले सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे सेक्शंस में भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और तीसरे सेक्शन में भी आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने मित्रों में हमारा वीडियो जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो आपको पेपर बताया जाएगा ये पेपर 21 दिसंबर 2022 का है और ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, मतलब पहली शिफ्ट का है। और ये TG2 से संबंधित आपका एग्जाम जो इलेक्ट्रिकल का हुआ था उससे रिलेटेड ये पेपर है। तो फ्रेंड्स, इसका आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में दिया गया, सबसे पहले दिया गया खाली स्थान के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टार के रूप में ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टार्टर के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसका उपयोग जनरली 20 HP और इससे ऊपर की मशीनें 20 HP और इससे ऊपर की मशीनों पर इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है केवल स्टार कनेक्टेड स्क्वायरल केज मोटरों में, ना तो स्टार कनेक्टेड और ना ही डेल्टा कनेक्टेड स्क्वायरल केज मोटरों में। इसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड स्क्वायरल केज मोटरों में। इसके बाद दिया गया है केवल डेल्टा कनेक्टेड स्क्वायरल केज मोटरों में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार कनेक्टेड या स्टार संयोजित और डेल्टा संयोजित दोनों प्रकार की मोटरों में पिंजरा जो स्क्वायरल केज पिंजरा प्रारूपी मोटरें हैं इनमें ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और इसमें कुछ कुछ वस्तुएं संयोजित की गई हैं। इनमें क्या है, एक 10 किलो ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया ओम का है, 10 किलो ओम का। ठीक है, 10 किलो ओम का यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, एक यहाँ पर बजर लगाया गया है और यहाँ पर गेट लिखा है और यहाँ पर कैथोड लिखा है। तो फ्रेंड्स, इधर आपका एनोड हो जाएगा। ठीक है ना। और एक यहाँ पर नाइफ स्विच लगाया है और यहाँ पर 9 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। ऊपर प्लस और नीचे आपका माइनस का पोजीशन है। ये सभी इसमें अलार्म अलार्म लिखा हुआ है, ये बज्जर है, अलार्म है। इसमें एक्स घटक जो यहाँ अंदर जो एक्स लिखा है ये बोला है कि ये कौन सी युक्ति है, कौन सी डिवाइस है। तो फ्रेंड्स, याद रखना ये जो डिवाइस है ये आपकी क्या है, ये एक SCR है। तो फ्रेंड्स, ट्राइक क्या होता है, ट्राइक एक होता है, एक स्थिति होती है इसकी, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, AC पर चलने वाला डिवाइस ये युक्ति होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो अर्धचालक युक्ति होता है इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। ये होता है आपका गेट, एक होता है T1 और एक होता है T2। ये ट्राइक है। SCR का कंडीशन कैसा बनेगा, तो फ्रेंड्स SCR जो है आपका इस प्रकार से रहेगा। SCR में एक होता है गेट और एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। मॉसफेट फ्रेंड्स कैसा बनेगा, जो मॉसफेट होता है, ठीक है ना, जो मॉसफेट होता है इसका फुल फॉर्म होगा मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट जो होगा वो आपका कुछ ऐसे रहता है। तो फ्रेंड्स, मॉसफेट जो है ऐसे बनता है। तो इसमें मॉसफेट में जो होती हैं 2 कंडीशन होती हैं। मॉसफेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ई मॉसफेट, एक होता है ई मॉसफेट और एक होता है डी मॉसफेट। ठीक है ना, एक ई मॉसफेट होता है और एक डी मॉसफेट होता है। फ्रेंड्स, याद रखना ये 2 प्रकार के मॉसफेट होता है। इसका आपको पर्टिकुलर वीडियो आपके इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डी मॉसफेट होता है, मॉसफेट को कभी कभी मॉस के नाम से भी जानते हैं। एक होता है डायक, इसमें क्या होता है, ये दो मुख वाली एक युक्ति होती है और द्विदिशीय होती है। ठीक है, 2 मुख वाली एक युक्ति होती है और द्विदिशीय होती है। इसको हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
और इसको डायक को इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, डायक को इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, डायक को हम दो तरीके से बना सकते हैं, दो दो तरीके से इसका संकेत सिंबल होता है। कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ देख सकते हैं ऐसे होता है, और इसमें एक होता है T1, एक होता है T1 और एक होता है आपका T2। ये है आपका फ्रेंड्स डायक। मॉसफेट आपका यहाँ बना है और ट्रायक आपका यहाँ बना हुआ है। और एस सी आर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है ना। SCR आपका यहाँ पर बना हुआ है। एस सी आर जो है AC को DC में भी रूपांतरित करने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका SCR कंट्रोलिंग के लिए उपयोग में सबसे ज्यादा लाई जाने वाली युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना प्रभाव के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, साफ मौसम की तुलना में तूफानी मौसम में आयामों की संख्या सामान्य से अधिक होती है और इस प्रकार कोरोना बहुत निम्न वोल्टता पर घटित होता है। यह पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाइन वोल्टता का ऐसा मान है कि चालक सतह पर विकसित स्थैतिक विद्युत प्रतिबल चालक के चारों ओर की वायु निर्मित करता है तो कोरोना बनता है। यह भी पॉइंट बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लिखा है, ठोस चालक की सतह अनियमित होती है और इसलिए स्टैंडर्ड चालक की तुलना में ठोस चालकों में कोरोना उत्पन्न करता है। तो ये फ्रेंड्स रॉन्ग है, क्योंकि जो ठोस चालक होते हैं उनकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है, ठीक है ना। ठोस चालक जो होते हैं उनकी सतह कैसी होती है, ये चिकनी होती है, और चिकनी सतह पर जो कोरोना होता है, ठीक है ना, जो कोरोना होगा ये कैसा होगा, ये कम उत्पन्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना कोरोना जो होता है ये कम उत्पन्न होता है। लास्ट वाला भी आपका रॉन्ग दिया गया है, पहला, दूसरा और चौथा रॉन्ग है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें उन वैद्युत खम्भों के संबंध में निम्न दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, साथ ही उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न को टेक देने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। टेक अगर यहाँ पर दिया गया है शब्द, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स स्टे। टेक का मतलब होता है स्टे। नंबर ए, विज्ञापन बोर्ड, दूसरा टीवी केबल, तीसरा डेटा केबल। पहला कथन है सभी कथन सत्य हैं, गलत। दूसरा बी और सी सत्य हैं, ए असत्य है, ये भी गलत। फ्रेंड्स, इसमें जो आपका टेक जो स्टे है, स्टे के संबंध में कोई भी कथन सही नहीं लिखा है, ये सभी के सभी रॉन्ग लिखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब सब के सब ही रॉन्ग है तो आपके यहाँ पर और बी और सी ए के संबंध में कोई महत्व ही नहीं निकलता है। फ्रेंड्स, जैसे मान करके चलिए कि स्टे का उपयोग हम जनरली किन खम्भों पर करते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखना स्टे का उपयोग जनरली 33 kV और इससे नीचे की लाइन में स्टे का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, इससे नीचे की लाइन में स्टे का उपयोग करते हैं और स्टे का उपयोग करते हैं। और स्टे कहाँ पर लगाते हैं फ्रेंड्स, जो स्टे लगाया जाता है यहाँ पर स्टे में एक इंसुलेटर लगाया जाता है, ठीक है ना, एक इंसुलेटर लगाया जाता है। ठीक है, इंसुलेटर एक स्थापित किया जाता है और इस इंसुलेटर की कंडीशन क्या होती है, एक इंसुलेटर स्थापित करेंगे और इस इंसुलेटर की कंडीशन क्या होती है, ये इंसुलेटर होता है जनरली 3.05 मीटर पर ग्राउंड से ऊर्ध्वाधर की स्थिति में स्थापित किया जाता है। फ्रेंड्स, जो स्टे होता है, स्टे को हम क्या करते हैं, अगर कोई पोल है कितने डिग्री पे झुका है, 10 डिग्री पे झुका है, तो स्टे आप कितने डिग्री पर लगाएंगे, 30 डिग्री पर स्टे लगेगा। ठीक है, अगर यदि आपका पोल जो है पोल 15 डिग्री पर झुका है, कितना डिग्री, 15 डिग्री पर झुका है, तो स्टे का डिग्री कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, डिग्री से इसमें कितना गुना है, 3 गुना। तो 3 गुना कर देंगे, जितना पोल झुका है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्टे का एंगल आ जाएगा और हम स्टे को स्थापित कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, भू संपर्कन
अर्थिंग की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? अवांछित पथ के माध्यम से भू संपर्क, क्षरण, धारा के कारण आग के जोखिम से बचना, मृदा की प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए। इसके बाद लिखा है मानव शरीर को बिजली के झटके से बचाना, सभी उपकरणों को तड़ित या महोर्मी से बचाना। फ्रेंड्स, जो अर्थिंग है ये अवांछित कारणों से भूसंपर्क में धारा, आग लगने की जोखिम से बचाता है। इसके बाद मानव शरीर को बिजली के झटके से बचाता है। इसके बाद आकाशीय तड़ित से भी बचाता है। और यहाँ पर दिया गया मृदा की प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। ये पॉइंट रॉन्ग दिया गया। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है यही आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। मृदा की जो प्रतिरोधकता है इसको बढ़ाने के लिए हम फ्रेंड्स नमक, ठीक है ना, नमक या नमक का घोल डालते हैं किसमें? मिट्टी में, ठीक है ना, मिट्टी में। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? नमी युक्त होनी चाहिए। जब नमी युक्त मिट्टी होगी तो फ्रेंड्स क्या होगा? जब नमी युक्त मिट्टी होगी तो यहाँ पर अर्थिंग अच्छा प्राप्त होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि जब कॉपर स्ट्रिप को भू संपर्क तार के रूप में उपयोग किया जाता है तब कॉपर स्ट्रिप का न्यूनतम अनुप्रस्थ काट कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स ये होता है आपका 25 mm इंटू 1.6 mm। ये होता है पत्ती अर्थिंग, इसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा कहते हैं? पत्ती अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर आपका कौन सा कॉपर प्लेट अर्थिंग दे देता, कॉपर प्लेट अर्थिंग दे देता तो क्या होता? कॉपर प्लेट अर्थिंग में आपकी कंडीशन सामान्यता कौन सी होती है? 60 mm इंटू 60 mm, सॉरी सेंटीमीटर होता है यहाँ, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर और इंटू होता है 3.15 mm। इस साइज का कॉपर का प्लेट लिया जाता है अर्थिंग के लिए। और यहीं पर यदि आपका जीआई प्लेट होगा तो इसको हम अर्थिंग के रूप में जब लेते हैं तो इसमें हम पोजीशन क्या देते हैं? ये होता है 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर और इंटू होता है आपका 6.30 mm। इस साइज का कॉपर प्लेट लगता है। फ्रेंड्स, पिछली बार में केवल इसने कॉपर की प्लेट का केवल मोटाई पूछा था, तो आप जीआई की प्लेट की मोटाई ये याद रखना। अगली बात, कॉपर की जो प्लेट होती है इसका क्षेत्रफल कितना होता है? तो फ्रेंड्स 60 में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 में 60 के जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा? 3600 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 60 में 60 का इस 60 में इस वाले 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कॉपर की प्लेट जो है अर्थिंग के रूप में उपयोग में लाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबल की ग्रेडिंग खालिस्तान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, कैपेसिटिंग ग्रेडिंग और इंटरशीथ ग्रेडिंग, इसके द्वारा केबल की ग्रेडिंग बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है और बाकी की ये ऑप्शन आपके रॉन्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टी मतलब गुण होता है, ऑफ नॉट डिजायरेबल इज इन इंसुलेटिंग मटेरियल। जो कुछ अलग पदार्थ होते हैं कि उनका यहाँ पर कौन सा जो गुण है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यूनिफॉर्म विस्कोसिटी मतलब सियानता होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मतलब एकल सियानता। इसके बाद लिखा है लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो तनन सामर्थ्य होती है तनन सामर्थ्य होती है, ये क्या होती है? ये कम होती है। और फ्रेंड्स यही गलत दिया गया है। यहाँ पर जो कुछ अलग पदार्थ होते हैं जो इंसुलेटर उपयोग में लाए जाते हैं उनकी तनन सामर्थ्य कैसी होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि ये निम्न है, इस कारण से ये आपका रॉन्ग है, नॉट लिखा है तो फ्रेंड्स रॉन्ग पूछा गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया यूनिवर्सल मोटर एक विशेष प्रकार का मोटर है जिसे चलाने के लिए तैयार किया गया है।
तो फ्रेंड्स याद रखना, यूनिवर्सल मोटर डीसी सप्लाई या फिर सिंगल फेज एसी सप्लाई की आपूर्ति से इसको प्रचालित किया जाता है। कभी कभी जो यूनिवर्सल मोटर होता है, इस मोटर को कभी कभी एसी का श्रेणी मोटर भी कहा जाता है। ठीक है ना, एसी श्रेणी मोटर भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, कभी कभी इसको एसी श्रेणी मोटर भी कहा जाता है। और यूनिवर्सल मोटर की जो स्पीड होती है ये जनरली फ्रेंड्स 2000 20 आरपीएम से और 60,000 आरपीएम तक इसकी गति होती है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तुलना में 3 फेज ट्रांसफार्मर जहां केवीए रेटिंग समान हो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह अधिक जगह लेता है, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो 3 फेज का जो है, ये लिखा है एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तुलना में 3 फेज के लिए केवीए रेटिंग समान। जब केवीए रेटिंग दोनों का समान होगा फ्रेंड्स, सिंगल फेज का 3 फेज का, तो सबसे ज्यादा जगह घेरेगा कौन सा? सिंगल फेज का। और यहाँ 3 फेज के एवरेज में दे रहा है, तो ये जगह ज्यादा नहीं घेरेगा, बहुत गलत बात है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ। और यहाँ लिखा है यह हल्का होता है, गलत। ये लिखा है यह मामूली रूप से अधिक दक्ष होता है, यह सस्ता होता है। तो 3 फेज का ट्रांसफार्मर सिंगल फेज की अपेक्षा सस्ता होगा जब केवीए रेटिंग समान होगी, परंतु सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर जो है ये अधिक जगह घेरेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा विकल्प कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के संयोजनों में से नहीं हो सकता? सिरेमिक रॉड, ये फ्रेंड्स एकदम रॉन्ग दिया गया है, ये आपका आंसर नहीं है, यही आपका आंसर होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद इंसुलेशन पिलर होता है, कड़िकाहित या पाउडर कंपाउंड या ग्रेफाइट, ये भी होता है। इसके बाद रेजिन बाउंडर, ये भी होता है और ये भी होता है। इन तीनों का उपयोग किया जाता है, सिरेमिक रॉड का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें धातु की रॉड का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, याद रखना, धातु रॉड का उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट चल कुंडली उपयंत्र या यंत्र द्वारा एसी वोल्टता को क्यों नहीं मापा जाता? तो एमसी की बात कर रहा है फ्रेंड्स, एमसी या पीएमएमसी डिवाइस, इसके द्वारा एसी वोल्टता को क्यों नहीं मापा जाता? ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व एकांतर चक्रों में उदासीन हो जाता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा चालक के बीच के कोणीय कोण शून्य हो जाते हैं। इसके बाद लिखा है पॉइंटर की विक्षेप आपूर्ति की ध्रुवता पर निर्भर करता है। इसके बाद निलंबित कमानी, इसके बाद लिखा है संधारित्र के रूप में कार्य करती है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी। यहाँ लिखा है पॉइंटर की विक्षेप आपूर्ति ध्रुवता पर निर्भर करती है। ये यहाँ पर इसी कारण से इसको जो है हम एसी पर उपयोग में नहीं ला पाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पॉइंटर होता है ये ध्रुवता पर निर्भर करता है, और ध्रुवता फ्रेंड्स जो होती है ये केवल डीसी सप्लाई में होती है, एसी में ध्रुवता नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया गया? निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कौन सा नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है? फ्रेंड्स याद रखना, न्यूटन की गति का तीसरा नियम का पालन करता है लेंज का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के कार्क स्क्रू का नियम। तो फ्रेंड्स याद रखना, लेंज का जो नियम है न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। जो लेंज का नियम है ये इक्वल टू होता है -en d∅/dt। तो इसका संबंध न्यूटन के साथ में कैसे हो गया? तो फ्रेंड्स बताते हैं कि जो न्यूटन है इन्होंने बताया था कि न्यूटन का तीसरा नियम, कि जब ये हमारा नियम कार्य करेगा, जब कोई वस्तु आगे की तरफ बढ़ेगी और उसको वो जब पीछे की तरफ धक्का देगी तो आगे की तरफ बढ़ेगी, या हम कहेंगे इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। एक क्रिया अगर आगे हो रही है तो दूसरी प्रतिक्रिया पीछे की तरफ होती है, तो ये बैक साइड में कार्य करता है आपका लेंज का नियम। ठीक है, इसमें एन जो है ये फेरों की संख्या होती है, फाई जो है ये फ्रेंड्स फ्लक्स होता है, और टी या फिर dt जो होता है आंशिक टाइम होता है, और यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पादित होता है, विरोधी विद्युत वाहक बल इसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा है परिपथ में गुजरने वाली धारा I इक्वल टू 141.4 साइन 314.2 टी। धारा का आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। धारा का आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर धारा का जो राइट आरएमएस मान है ये आपका कितना हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी गई है, IM का मान यहाँ पर दिया गया है कितना, IM का 141.4 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमको निकालना क्या है, IRMS निकालना है। तो IRMS इक्वल टू होता है आपका IM बाई √2। इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं कितना, IM बाई कितना लिख सकते हैं 1.414। और अब क्या करेंगे, IRMS का काउंटिंग करेंगे। IRMS जो होगा ये होगा आपका 141.4 बटे 1.414। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से आप जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू ऊपर हो जाएगी 141.4 अपान नीचे भी हो जाएगा 141.4 और इनटू आपका 100 इधर बचेगा। ये दोनों हो गए कैंसिल, आपका राइट आंसर जो है वो आ गया 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर आपका कितना आएगा 100 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में राइट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों का संदर्भ लें और सही विकल्प का चयन करें। यहां लिखा है पहला कथन अपराइट ड्रिलिंग मशीन को मध्यम आकार के वर्क पीस या कार्यखंड को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है अपराइट ड्रिलिंग मशीन को पावर फीड व्यवस्था के साथ आपूर्ति की जाती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसके ए और बी दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सत्य हैं। आपका पहला, दूसरा और तीसरा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दे रहा है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण के से संबंधित वार्ड लियोनार्ड विधियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। इसके बाद इसमें पहला ऑप्शन लिखा मोटर एक समान त्वरण के साथ चल सकता है। फ्रेंड्स जो वार्ड लियोनार्ड विधि होती है ये किसकी विधि है, ये फ्रेंड्स गति नियंत्रण की विधि है। किसकी विधि है, गति नियंत्रण की विधि है। और इसमें गति नियंत्रण की स्थिति में ये क्या करता है, ये सूक्ष्म गति को भी नियंत्रित करता है। ठीक है ना, सूक्ष्म गति को भी नियंत्रित कर लेता है। ठीक है, सूक्ष्म गति नियंत्रण करने के लिए इस वार्ड लियोनार्ड विधि का उपयोग लिया जाता है। और इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, सबसे बड़े, ठीक है ना, बड़े उद्योग संस्थानों में। ठीक है, बड़े उद्योग संस्थानों में इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। और यह क्या है, यह एक महंगी, ठीक है ना, यह एक महंगी प्रणाली है फ्रेंड्स, महंगी प्रणाली है। महंगी प्रणाली की होने के नाते इसका उपयोग सभी लोग नहीं कर पाते हैं। बड़े उद्योग या फिर प्रयोगशाला, ठीक है ना, प्रयोगशाला, इन स्थानों पर इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, बड़े उद्योगों में और प्रयोगशाला में गति नियंत्रण के लिए इसका उपयोग वार्ड लियोनार्ड का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है कोयला खदानों में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना कोयला खदानों में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहां लिखा है ड्राइव कम सदैव रब पैदा करती है, प्रणाली बहुत ही सस्ती है। ये रॉन्ग लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये महंगी प्रणाली है। और इसके बाद लिखा है मोटर के घूर्णन की दोनों दिशाओं में गति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये भी रॉन्ग लिखा है। इस विधि के द्वारा फ्रेंड्स हम दोनों दिशाओं में गति को नियंत्रित कर सकते हैं। और इसमें दो मोटर और एक जनित्र का उपयोग किया जाता है, एक जनित्र का उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर के इसमें 3 मशीनों का संयोजन होता है। और ये एक महंगी प्रणाली है गति नियंत्रण की। गति नियंत्रण की सबसे सस्ती प्रणाली कौन सी है फ्रेंड्स, सबसे सस्ती प्रणाली है आपकी आवृत्ति नियंत्रण, सॉरी वोल्टता नियंत्रण। ठीक है, वोल्टता नियंत्रण गति नियंत्रण की सबसे सस्ती प्रणाली है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17, इसमें देखते हैं क्या दिया गया।
यहाँ पर अधिकतम फ्लक्स का मान पूछा गया है और ट्रांसफार्मर में केवीए रेटिंग दिया गया है और यहाँ पर फेरों की संख्या दी गई है और यहाँ सेकेंडरी में फेरों की संख्या दी गई है, प्राइमरी वोल्टेज भी दी गई है और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी दी गई है। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है आपका इक्वल टू ट्रांसफार्मर का ईएमएफ निकालते हैं तो इक्वल टू 4.44 हाई एम एफ इंटू एन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चाहे प्राइमरी से चाहे सेकेंडरी से दोनों पक्षों से हम फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। तो फाई एम इक्वल टू हो जाएगा आपका ई, तो ई का मान जो विद्युत वाहक बल है वो आपका कितना है, ये दिया गया 44.40, तो ये हो जाएगा 4440। ठीक है ना, अपान हो जाएगा 444 और यहाँ पर आपका ये पॉइंट लगा है। इसके बाद फ्रिक्वेंसी का वैल्यू रखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ रख देंगे कितना, 50 रख देंगे और इसके बाद क्या रखेंगे, फेरों की संख्या रखेंगे। तो फेरे आपके प्राइमरी में कितने हैं, ये प्राइमरी के फेरे रखेंगे क्योंकि प्राइमरी की वोल्टेज है, तो यहाँ पर रखेंगे 400। चलिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, ये दो जीरो हटाइए और ये वाला पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर कितना हो गया 444 अपान यहाँ हो जाएगा आपका 444 इंटू और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 20, ये दोनों संख्याएं कैंसिल हो गई, आपका बचा 1/20 इक्वल टू आपकी वैल्यू आएगी 0.05 वेबर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी सर्किट ब्रेकर की प्रचालन अवधि और फ्यूज प्रचालन अवधि की सही तुलना है। तो यहाँ तुलना करवाया है सर्किट ब्रेकर के प्रचालन और फ्यूज के प्रचालन से। पहला ऑप्शन दिया गया है सर्किट ब्रेकर और फ्यूज की प्रचालन अवधि में ज्यादा अंतर नहीं होता है, फ्रेंड्स ये रॉन्ग लिखा है। ठीक है, ये रॉन्ग लिखा है। फिर लिखा है कि सर्किट ब्रेकर की प्रचालन अवधि फ्यूज की प्रचालन अवधि की तुलना में बहुत कम होती है, ये भी यहाँ पर रॉन्ग लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है सर्किट ब्रेकर की प्रचालन अवधि फ्यूज की प्रचालन अवधि की तुलना में थोड़ी कम होती है, ये भी बहुत रॉन्ग लिखा है। नेक्स्ट है फ्यूज की प्रचालन अवधि सर्किट ब्रेकर की प्रचालन अवधि की तुलना में बहुत कम होती है, ये यहाँ पर राइट लिखा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में फ्रेंड्स यहाँ एक चित्र दिया गया है और ये चित्र किससे संबंधित है, ये चीज इसमें पूछा गया है। यहाँ बोला है उपरोक्त प्रतीक चिन्ह का उपयोग करके किसके उपयोग किसके लिए किया जाता है, एलईडी के द्वारा। फ्रेंड्स गलत, एलईडी का जो चिन्ह जो चित्र होता है, यह हम कहेंगे कि जो जो संकेत होता है वो ऐसा होता है। इसके बाद लिखा है बैरेक्टर डायोड। बैरेक्टर डायोड एक कैपेसिटर की भांति होता है फ्रेंड्स, बैरेक्टर डायोड एक कैपेसिटर की भांति होता है, ये आपका बैरेक्टर डायोड का संकेत है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बोला है शॉटकी डायोड। तो शॉटकी डायोड का फ्रेंड्स कैसा होता है सिंबल शॉटकी डायोड का सिंबल होता है फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर जो है इस प्रकार से एस बना रहता है, या इसको हम ऐसे भी बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे भी बना लेते हैं, तो यहाँ पर एस बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो तीन में से कोई भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये चिन्ह है किसका, ये चिन्ह है फ्रेंड्स फोटो डायोड का। किसका है ये फ्रेंड्स, फोटो डायोड का चिन्ह, यह सिंबल है फोटो डायोड का। ठीक है, फोटो डायोड का ये सिंबल दिया गया है, इसमें प्रकाश बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसका यूज जो है हम यूज किस में करते हैं फ्रेंड्स, फोटो डायोड का यूज किया जाता है कैमरे में। ठीक है ना, कैमरे में इसका यूज किया जाता है, याद रखना कैमरे में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है फोटो डायोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न दिए गए अलग अलग प्रकार के लैंपों में से किसका प्रारूप जीवन काल सबसे कम होता है। फ्रेंड्स पूछा है कि यहाँ सबसे कम जीवन काल किसका होता है घंटों में। ठीक है ना, बताना है। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप गलत, इसका जीवन काल बहुत ज्यादा होता है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप ये CFL का पूछा है फ्रेंड्स। ठीक है ना, इसके बाद लिखा है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, इसका 6000 घंटे इसका जीवन काल होता है। और हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप इसका भी लगभग 3000 के आसपास होता है, 3000 घंटे के आसपास। इसके बाद लिखा है हेलोजन लैंप, इसका जीवन काल सबसे कम होता है फ्रेंड्स, इसका जीवन काल लगभग
200 घंटे के आसपास ले लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो क्रॉसिंग विकृति में देखी जाती है ई क्लास प्रवर्धक या एम्पलीफायर, डी क्लास एम्पलीफायर, बी क्लास एम्पलीफायर या फिर ए बी क्लास एम्पलीफायर। फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दें जो एम्पलीफायर होते हैं ये ए क्लास, बी क्लास, ए बी क्लास और सी क्लास इस प्रकार के ये क्लास में अगर बटे हुए हैं तो ये एम्पलीफायर होते हैं। और इसमें ए क्लास, बी क्लास, ए बी क्लास और सी क्लास के एम्पलीफायर का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है और यहाँ पर आपका ये ई और डी का यूज नहीं होता है। अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं केवल दो, इन्हीं में से आपको चयन करना है। जीरो क्रॉसिंग की बात कर रहा है तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला है स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस का गुणांक इसके किसकी पर निर्भर करता है। लिखा है घूर्णन चुंबकीय अभिवाह या घूर्णीय चुंबकीय फ्लक्स होता है इसका मतलब। इसके बाद है अपेक्षित सुग्राह्यता, अपेक्षित पारगम्यता या फिर प्रतिष्ठम्भता। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षित पारगम्यता, यहाँ पर आपका म्यू होता है, ठीक है ना। अपेक्षित बोला है तो ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट, ठीक है, इस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइटनिंग अरेस्टर। लिखा है खालिस्तान वैद्युत उपकरणों को तड़ित या आकाशीय बिजली से बचाता है। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए तड़ित की उच्च वोल्टता तरंग को स्रोत की ओर वापस परावर्तित करता है। नहीं, गलत, ये स्रोत की ओर वापस परावर्तित नहीं करता है। जैसे कि लिखा अरेस्ट करना मतलब कैच करना होता है, ठीक है। तड़ित की उच्च वोल्टता तरंग का भूमि की ओर दिशा परिवर्तित करता है, ये फ्रेंड्स सही है, मतलब कैच करना होता है इसमें। लिखा है तड़ित की उच्च वोल्टता तरंग का आसमान की ओर दिशा परिवर्तित करता है। नहीं फ्रेंड्स, आसमान की ओर नहीं करता। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हो गया, कुछ भी नहीं, ये भी रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग हो गया। अगला लिखा है तड़ित की उच्च वोल्टता तरंग को स्रोत की ओर अवशोषित करता है, ये भी रॉन्ग है, स्रोत की ओर नहीं फ्रेंड्स, ये भूमि की ओर अवशोषित करने का कार्य करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मॉसफेट का। तो इसमें क्या क्या पूछा गया है, चलिए फ्रेंड्स जरा देखते हैं। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में का विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त होता है। तो पीएन जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल चैनल धारा को नियंत्रित करने के लिए गेट प्रतिरोध, चैनल धारा को नियंत्रित करने के लिए गेट प्रेरकत्व, चैनल धारा को नियंत्रित करने के लिए गेट धारिता। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मॉसफेट होते हैं इनको हम मॉस के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। मॉसफेट फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इनहेंसमेंट या ई मॉसफेट, एक होता है आपका डिप्लीशन या फिर डी मॉसफेट। फ्रेंड्स इन दोनों में भी दो दो होते हैं, एक होता है आपका एन टाइप मॉसफेट, एन मॉसफेट होता है, और एक होता है पी मॉसफेट, ठीक है ना, पी मॉसफेट। इसके बाद इसमें भी होता है एन चैनल मॉसफेट, और यहाँ होता है आपका पी चैनल मॉसफेट। फ्रेंड्स याद रखना मॉसफेट कुल 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ई मॉसफेट और डी मॉसफेट। मॉसफेट के जो टर्मिनल होते हैं वो फ्रेंड्स मॉसफेट के जो टर्मिनल होते हैं, एक होता है आपका गेट और एक होता है आपका ड्रेन और दूसरा होता है सोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना मॉसफेट का जो जनरली सामान्य संकेत है कुछ इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर आपका इनहेंसमेंट की पोजीशन में मैं बना दे रहा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इनहेंसमेंट में मैंने बनाया है ये सिंबल, इसको देख लीजिए और अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स इनहेंसमेंट में क्या होता है, इनहेंसमेंट में ये यहाँ पर कटा हुआ होता है। फ्रेंड्स जो ये लाइन देख रहे हैं इसके नीचे सामने जो लाइन दिखाई दे रही है ये फ्रेंड्स कटिंग होता है, कटा हुआ दिखाई देता है, ये इनहेंसमेंट में होता है। और ये होता है आपका ड्रेन और यहाँ होता है आपका सोर्स और इधर होता है आपका गेट, ठीक है फ्रेंड्स। और इनहेंसमेंट में ये कौन सा बना है फ्रेंड्स, अगर एरो आपको अंदर की तरफ मिले, ठीक है ना, अंदर की तरफ मिले तो ये पी चैनल होता है,
अंदर की तरफ मिले तो ये एन चैनल होता है। अगर बाहर की तरफ ये एरो मिले तो इसको हम पी चैनल कहेंगे। यहाँ अंदर की तरफ एरो बनाया गया है तो ये पी चैनल एनहेंसमेंट मॉसफेट बनाया गया है। फ्रेंड्स इसी का एरो बाहर कर देंगे तो ये पी चैनल हो जाएगा, कौन सा, एनहेंसमेंट हो जाएगा। अगर ये लाइन जो है इसको हम पूरा मिला देंगे, लाइन को यदि ये जो लाइन सामने देख रहे हैं इसको यदि पूरा मिला देंगे और सेम यही पोजीशन एरो की बदलेंगे तो आपकी एन टाइप या फिर पी टाइप एम मॉसफेट बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मॉसफेट का उपयोग समानता नियंत्रण के लिए, कंट्रोलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लिखा है जब कार्यस्थल पर आग लग जाती है तो आवश्यक कार्यवाही रेस होती है। रेस का अर्थ क्या है? मतलब RACE, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है फ्रेंड्स, तो याद रखना इसका फुल फॉर्म होता है रेस्क्यू अलार्म कॉन्फाइन, इसके बाद आपका एवेल्यूट। ये शब्द जो है यहाँ पर आपको साधारण फॉर्म में यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसको नोट कर लेना कॉपी में, बहुत अच्छा प्रश्न है, दोहरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या है कि पावर को मापने के लिए वाट मीटर में लोड के साथ स्थिर कुंडली तथा दाब कुंडली, स्थिर कुंडली बोले तो आपकी हो जाएगी कौन सी, CC हो जाएगी। और दाब कुंडली जो होती है इसको हम PC कहते हैं, ये होती है चल कुंडली। ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है स्थिर कुंडली और ये होती है चल कुंडली। को किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको हम चित्र बना करके दिखा रहे हैं, इसको हमको किस प्रकार से जोड़ना है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पर आपने क्या किया, ये CC बना ली। होता क्या है कि जो धारा कुंडली होती है फ्रेंड्स, धारा कुंडली मोटे तार कम फेरों की होती है और जो वोल्टता कुंडली होती है ये पतले तार अधिक फेरों की होती है। और इस प्रकार से इनको संयोजित किया जाता है। संयोजित करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर लोड लगा देते हैं, ठीक है ना, या फिर लोड के साथ इनको भार के साथ में इस प्रकार से संयोजित कर दिया जाता है। और सप्लाई की पोजीशन इधर से होती है, यहाँ से आप इसको सप्लाई प्रदान करते हैं। ये होती है आपकी CC और ये होती है आपकी PC। तो फ्रेंड्स वाट मीटर में जब हम भार मापेंगे तो हम इस प्रकार से इसको संयोजित करेंगे। ये हो गया आपका फ्रेंड्स वाट मीटर। वाट मीटर को तो इसमें जो धारा कुंडली होती है, धारा कुंडली को हम भार के श्रेणी क्रम में, और जो प्रेशर या दाब कुंडली होती है इसको हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो इसके एवरेज में आपका जो राइट आंसर बनेगा, ये चित्र फ्रेंड्स, ये चित्र आपका इस क्वेश्चन के लिए है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा स्थिर कुंडली, मतलब जो है आपकी CC, स्थिर कुंडली को लोड के श्रेणी क्रम में, यहाँ आप देख सकते हैं जो स्थिर कुंडली है ये वाली आपकी धारा कुंडली, इसको लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और इसके बाद बोला है और दाब कुंडली को आपूर्ति से जोड़ा जाता है। तो आपूर्ति मतलब हो जाएगा ये जो यहाँ से जो सप्लाई दे रहे हैं तो इसको समांतर क्रम में यहाँ पर आपूर्ति से जोड़ा गया है। अब एक बात और, इसके जो फ्रेंड्स टर्मिनल होते हैं ये याद रखना, ये होते हैं आपके, ये होता है मेन, ये होता है लाइन ML, ठीक है ना, यहाँ पर होता है आपका L और ये होता है आपका कॉमन और ये होता है वोल्टेज को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स इसके जो जो टर्मिनल होते हैं ML, ये किस में होते हैं, ये श्रेणी कुंडली के लिए होते हैं, ठीक है ना। और CV जो होते हैं कौन से फ्रेंड्स, जो C और V होते हैं ये किसके लिए होते हैं, CV जो होते हैं CV ये होते हैं आपकी PC कुंडली के लिए, ये होते हैं आपकी CC कुंडली के लिए, ये होते हैं PC कुंडली के लिए। और इसमें ये दोनों M और L, M और C, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं कॉमन, ठीक है ना, ये दोनों कॉमन होते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर D। इसमें क्या बता रहा, स्थिर कुंडली और दाब कुंडली दोनों लोड से जुड़े होते हैं, ये रॉन्ग दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, स्थिर कुंडली और दाब कुंडली दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ये रॉन्ग दिया गया है। इसमें दाब कुंडली को लोड के श्रेणी क्रम में, ये रॉन्ग दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो स्थिर कुंडली होती है, धारा कुंडली होती है, उसको हम श्रेणी क्रम में भार के साथ जोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है? ठंडी वायु प्रदान करना, ट्रांसफार्मर में तेल का फिल्टर करना। फ्रेंड्स ठंडी वायु नहीं देता है, ये भी रोक दिया गया है, ठीक है। इसके बाद लिखा है ट्रांसफार्मर को ऑक्सीजन प्रदान करना,
करना, क्या कोई व्यक्ति तो है नहीं तो ऑक्सीजन दे नहीं सकते हैं। लिखा है वायु से नमी को अवशोषित करना। तो फ्रेंड्स वायु से नमी को अवशोषित करने के बाद ये क्या करता है, वायु को शुष्क बनाता है, ठीक है ना, शुष्क बनाता है और ट्रांसफार्मर के इधर अंदर, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर भेज देता है। अब अगली बात, जो सिलिका जेल ब्रीदर होता है इसमें जो जो क्रिस्टल भरे जाते हैं, ठीक है ना, जो क्रिस्टल भरे जाते हैं सिलिका जेल क्रिस्टल, ये कैसे होते हैं, ये ठोस रूप में होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठोस रूप में होते हैं। अब इनमें कंडीशन होती है, इनमें कंडीशन होती है तीन। सबसे पहला होता है शुद्ध, ठीक है ना, शुद्ध सिलिका जेल कैसा होता है, शुद्ध सिलिका जेल होता है फ्रेंड्स नीला, ठीक है, एकदम बिल्कुल नीला होता है। और फ्रेंड्स दूसरा नमी युक्त, पूर्ण नमी युक्त, ठीक है ना, पूर्ण नमी युक्त, पूर्ण नमी युक्त, पूर्ण नमी युक्त सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाएगा, पूर्ण नमी युक्त जो सिलिका जेल होगा इसका रंग कैसा हो जाएगा, ये एकदम हो जाएगा सफेद, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका सफेद। और आंशिक रूप से नमी युक्त ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, आंशिक नमी युक्त तो ये हो जाएगा आपका गुलाबी। गुलाबी कब होगा, जब आंशिक नमी, ठीक है ना, जब आंशिक रूप से नमी अवशोषित करेगा तो आपका गुलाबी दिखाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कलर याद रखना, कॉपी में इसको नोट कर लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या बताया गया है, ड्रिल द्वारा पहले से बनाए गए छिद्र को आकार देने और परिसज्जन के प्रक्रम को खालिस्तान के रूप में माना जाता है। टेपिंग, बोरिंग, इसके बाद रीमिंग, इसके बाद लैपिंग। तो फ्रेंड्स रीमिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लिखा है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर हो सकता है कैसा, उत्तेजित स्थायी चुंबक या उत्तेजित वोल्टता या उत्तेजित धारा। तो फ्रेंड्स यही आपका सही है, यहाँ पर सेपरेटली एक्साइटेशन की बात कर रहा है, यहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों को हम एक्साइट करके इसको प्रदान करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उत्तेजित धारा या उत्तेजित स्थायी चुंबक रॉन्ग दिया गया है, केवल उत्तेजित स्थायी चुंबक ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला दिया गया है, निम्न में से कौन सी डीसी मोटर अपरिवर्तित चाल। तो फ्रेंड्स यहीं से आप जान जाइए कि ये संट की बात कर रहा है, ठीक है, संट मोटर की बात कर रहा है। अपरिवर्तित चाल वाले अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त है जिसमें मध्यम स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है और सेंट्रीफ्यूगल पंप या फैन ब्लोअर। यहां से भी फ्रेंड्स आपको पता चल जाए ये डीसी शंट मोटर की बात कर रहा है। इसमें दो दो संकेत दिए हैं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और डीसी शंट जो मोटर होता है इसको प्रारंभ करने के लिए, ठीक है ना, इसको प्रारंभ करने के लिए हम किसका प्रारंभ करने के लिए थ्री पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है, थ्री पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। और जो डीसी सीरीज मोटर होती है इसके लिए हम 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। और इसके बाद जो कंपाउंड मोटरें होती हैं इसके लिए होता है फ्रेंड्स 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है ना। 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग हम कम्युलेटिव और डिफरेंशियल दोनों कंपाउंड मोटरों को प्रारंभ करने के लिए स्टार्टर जो 4 पॉइंट स्टार्टर है इसका उपयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखना जो डीसी स्टार्टर है ये केवल 3 ही होते हैं, कौन सा, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट सीरीज, शंट और कंपाउंड एसएससी। इससे आप याद रखना 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एसएससी सीरीज, शंट, कंपाउंड। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ क्या पूछा गया है, ये आपकी वोल्टेज दी गई है जो बैटरी लगी है 9 वोल्ट की, और इधर आपका ये रेजिस्टेंस लिखा है, ठीक है ना, और इसमें परिणामी धारा की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स होता है I = V/R ओम के नियम के अनुसार। तो वोल्टेज दिया गया आपका कितना, 9 वोल्ट, और आपकी जो रेजिस्टेंस है ये दिया गया 3.3 × 10⁻³ किलो में दिया गया है यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका 10⁻³ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 10 से मल्टीप्लाई और कर लीजिए एक बार।
तो ऊपर हो जाएगा फ्रेंड्स 90 और नीचे हो जाएगा आपका 33 और ये चेंज हो गया आपका 10 का पावर -3 में, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा आपका कितना, नीचे हो जाएगा आपका 11, 11 का भाग दे दीजिए यहाँ, 11 दूनी 22 और इसके बाद 11 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा इंटू 10 का पावर -3 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हो जाएगा आपका 2.73 मिली एम्पियर की धारा इसके इस परिपथ में जो है ये प्रवाहित हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ बोला है 4 ध्रुव तुल्यकाली मोटर को 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति प्रदान की जाती है। मोटर की तुल्यकाली गति की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर तुल्यकाली गति पूछा है तो NS इक्वल टू होता है 120 F बटे P। जो तुल्यकाली गति होती है फ्रेंड्स ये आपकी फ्रीक्वेंसी और पोलों की संख्या पर निर्भर करती है। तो NS इक्वल टू हो जाएगा आपका 120 और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी दी गई है तो रख देंगे इंटू 50 बटे ध्रुवों की संख्या फ्रेंड्स यहाँ दी गई है 4 तो ये 4 रख देंगे, कैंसिल करेंगे तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 1500 RPM फ्रेंड्स आएगा आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में शिखर मान, आरएमएस मान, ज्या वक्रीय का औसत मान फ्रेंड्स यहाँ सभी मान दिए गए हैं। ये मान दिया गया आपका IM, ये मान दिया गया फ्रेंड्स आपका IRMS। ठीक है, ये मान जो है आपका IRMS का है। ठीक है, और लास्ट वाला ये वैल्यू जो है ये आपकी आई एवरेज की वैल्यू। फॉर्म फैक्टर पूछा है फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ आपने देखा कि ये ज्यावक्रीय धारा है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ज्यावक्रीय धारा में जो साइन होता है, ठीक है ना, जो साइन वेव होता है, साइन वेव का आपका जो फॉर्म फैक्टर होता है इसको KF के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये आपका RMS बटे RMS मान, ठीक है ना, RMS मान बटे औसत मान। ठीक है, RMS मान बटे औसत मान ये पहले से ही होता है तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी। RMS मान आपका है 1.414 अपान एवरेज वैल्यू है 1.277। जैसे ही आप इसका डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 7 डिवाइड करेंगे तो 1.11 का आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये पहले से ही फिक्स होता है क्योंकि जब हम वैल्यू यहाँ रखेंगे, जैसे मान करके चलिए कि आपने KF रखा तो RMS वैल्यू जो होती है इसकी IM बाई √2 होती है। ठीक है ना, और औसत वैल्यू जो होती है ये होती है 2IM बाई पाई। तो पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा पाई बाई 2√2। अब क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे 3.14 और नीचे इसका वैल्यू रख देंगे 2√2 का, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ फ्रेंड्स यहाँ वैल्यू रख देंगे तो आपका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 1.11। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप निकाल लेना यहाँ पर जो वैल्यू है ये 1.11 आ जाता है। और क्या करेंगे यहाँ पर देखते हैं जस्ट आगे, तो यहाँ पर जो RMS मान है, RMS मान जो होता है इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 0.707 IM और यहाँ पर लिख सकते हैं 0.637 IM। इनको दोनों को जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो आपका KF का वैल्यू आ जाएगा, KF इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.11। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या दे रहा है, दे रहा है एक बेसिक डी आर्सोनवाल गैल्वेनोमीटर को यंत्र के साथ समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध जोड़कर एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रतिरोध को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको जोड़ दिया गया है, अब इसको क्या करना है, इसको एक एमीटर के रूप में बदलना है। तो कुछ नहीं, एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पर एक शंट जोड़ दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शंट जोड़ दिया जाता है और एक वायर को सीधे जाने दिया जाता है। इसको कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर लिखा है किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। तो फ्रेंड्स ये समांतर क्रम में आपका एक शंट जोड़ा गया और ये आपका क्या है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। यहाँ से ये आपका कौन सा है, फेज है, और ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो फ्रेंड्स जब हम एमीटर के रूप में गैल्वेनोमीटर को रूपांतरित करेंगे तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये क्रम कौन सा हो गया,
क्रम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो इस प्रकार से जो ये निम्नमान का रेजिस्टेंस लगाया गया है, इसी निम्नमान के रेजिस्टेंस को फ्रेंड्स हम शंट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और शंट सामान्यतः किसका बना होता है, तो फ्रेंड्स याद रखना, शंट जो होता है ना, मैग्नीन का बना होता है। ठीक है ना, मैग्नीन धातु का बना हुआ होता है शंट। ठीक है, और शंट होता क्या है, एक मोटी, ठीक है ना, मोटी चौड़ी पत्ती होती है। ठीक है ना, मोटी चौड़ी पत्ती या ऑब्लिक तार होता है। ठीक है ना, ये होती है संट। तो याद रखना, यहाँ पर हम संट लगाएंगे। अगर हमको यही गैल्वेनोमीटर किसमें, वोल्ट वोल्ट मीटर में अगर चेंज करना है, ठीक है ना, वोल्ट मीटर में अगर चेंज करना है तो क्या करते, तो इसी गैल्वेनोमीटर को क्या करते, इसी गैल्वेनोमीटर को सबसे पहले समांतर क्रम में इसको लेते, और समांतर क्रम में लेने के बाद यहाँ क्या करते, यहाँ पर उच्च मान का एक रेजिस्टेंस लगा देते। ठीक है ना, उच्च मान का एक रेजिस्टेंस लगा देते, और ये बन जाता आपका वोल्ट मीटर। फ्रेंड्स, इसको हम यूज कर सकते थे समांतर क्रम में। ठीक है ना, अब ये सहित पूरा का पूरा कहलाएगा वोल्ट मीटर, और इस रेजिस्टेंस को फ्रेंड्स हम कहेंगे अब इस अवस्था में गुणक। और जो गुणक होता है ये फ्रेंड्स किसका बना होता है मालूम है, ये बना होता है यूरेका का। ठीक है ना, यूरेका का ये गुणक बनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किस वोल्टेज बैंड पर नियॉन हेड टेस्टर कार्य करता है, 100 से 250, 50 से 250, 50 से 450 या 100 से 450। तो फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ पर जो नियॉन साइन टेस्टर है 100 से 250 दिया है, परंतु यहाँ पर होता है आपका 130 वोल्टेज से 130 वोल्टेज से 230 वोल्टेज के बीच में नियॉन साइन टेस्टर जो है ये जनरली कार्य करता है। और इसके सामान्य जो आपका जो ऑप्शन है ये दिया गया आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, इसके जैसा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। फ्रेंड्स याद रखना, और राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें विभिन्न परावैद्युत की परतों का उपयोग करके किसी केबल में परावैद्युत प्रतिबल में एक रूपता यूनिफॉर्मिटी प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, इसको कैपेसिटर ग्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। इंटरसीथ नहीं होगा, आर्मरिंग नहीं होगा, और इंडक्टेंस तो एकदम नहीं हो सकता है केबल में, ये तो होता ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्मरिंग जो है ये कई परतों की बात कर रहा है, और कई परतों में आप क्या विद्युत लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आर्मरिंग और इंटरसीथ नहीं हो सकता। आपका कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होता है, क्या करते हैं कि कई सारी परतें जब बनाते हैं तो इसमें क्या बढ़ता है, यहाँ पर ए बनता है। तो इनके बीच में यहाँ पर कुछ अलग माध्यम ये सब होते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, ये धारिता का रूप धारण कर लेते हैं, कैपेसिटी का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कैपेसिटिव ग्रेडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कमानी नियंत्रण, ठीक है ना, माप यंत्रों में नियंत्रण बल के रूप में प्रयुक्त की तुलना में गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के संबंध में सत्य है। महंगा है, ठीक है ना, किसी भी तरह से वातावरण में, किसी भी तरह के वातावरण में इस्तेमाल किया जा सकता है। कि लेफ्ट फ्लैट इंस्ट्रूमेंट, माप यंत्र पूरी तरह से चौरस होता है। इस चौरस शब्द का मतलब होता है एक समान या समतल, इसका मतलब होता है समतल। ठीक है ना, होना चाहिए। इसके बाद लिखा है अस्थायी विभिन्नताओं पर निर्भर। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। मापन यंत्र जो होता है ये पूरी तरह से समतल होता है। ठीक है ना, कौन सा होता है, जो यहाँ कमानी नियंत्रण है इसके लिए बता रहा है, तो इसकी जो जो रीडिंग होती है, जो पैमाना होता है, ये समरूप होता है फ्रेंड्स। बस इसी की यहाँ बात कर रहा है, समतल होता है, चौरस होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ बोला है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, तो हम फ्रेंड्स बनाएंगे दाएं हाथ का नियम। बस इस हिसाब से इसको बना लेंगे, बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ही आसान इसको बनाना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही तो बनाना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ, यहाँ होता है आपका बी, और यहाँ होता है आपका ई। ठीक है ना, या आई, कौन सी, ये दोनों की दोनों होंगी उत्पादित। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना ये दोनों की दोनों होंगी उत्पादित। ये होता है आपका बल और ये होता है आपका
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है ना, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब देखिए क्या लिखा है निम्नलिखित में, दाहिने हाथ की तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को परस्पर समकोण पर फैलाते हैं। ये समकोण हो गया, सभी समकोण पर हो गए। तो तर्जनी क्या दर्शाती है फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी तर्जनी, और ये दर्शाती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शाती है। और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेरित धारा इसमें नहीं होती है, रॉन्ग है। चालक के गति की दिशा होती है, परंतु ये एफ होता है और ये अंगूठे पर होता है, ठीक है ना, ये अंगूठे पर होता है। और चुंबकीय वाहक बल जो होता है, इसके संबंध में इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है ना, चुंबकीय वाहक बल के संबंध में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर ईएमएफ होता है, ठीक है ना, या फिर धारा होती है कौन सी, उत्पादित वाली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ है विच लॉसेस इन ट्रांसफार्मर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है, कि ट्रांसफार्मर में कौन सा भार, कौन सा भार, ट्रांसफार्मर में कौन सा भार, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि। फ्रेंड्स एक बार इसको दोबारा देखेंगे, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि भार के समानुपाती, ठीक है ना, भार के समानुपात होती है। तो फ्रेंड्स याद रखना, तो भार के समानुपात जो होती है, ये कौन सी होती है, ये ताम्र हानि होती है, और ये कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर लॉस। आयरन लॉस ये स्थायी होता है, विंडेज लॉस स्थायी होता है, हीट लॉस कॉपर लॉस के ऊपर और समय के ऊपर निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर में विंडेज लॉस नहीं होती है, आयरन लॉस होती है, और वायु घर्षण हानियां नहीं होती है, याद रखना, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी गुणीय भाग नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें लिखा है, इस क्वेश्चन से आपके पेपर में एक क्वेश्चन फिर से बनेगा। इसमें है इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए फिटिंग की ऊंचाई के संबंध में उस कथन का चयन कीजिए जो सत्य नहीं है। यहां पर बोला जो सत्य नहीं है उसका आपको चयन करना है। यहां पर बोला है प्लग टॉप अकेले स्विच के बिना फर्श से 2.5 मीटर ऊपर होना चाहिए, और गीजर या एयर कंडीशन के लिए स्विच 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगला बोला पावर प्लग के लिए 2.5 मीटर की ऊंचाई और एयर कंडीशन के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई। इसके बाद लिखा है मीटर की ऊंचाई फर्श से 1.75 होना चाहिए। फ्रेंड्स ये दिया गया, ये भी रॉन्ग दिया गया, मीटर 1.75 मीटर की ऊंचाई पर नहीं होता है। अगला है कि फर्श से पंखे की ऊंचाई 2.75 और छत से न्यूनतम 0.3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोला है लाइट प्लग, पावर प्लग, टेलीफोन सॉकेट, इंटरकॉम सॉकेट और टीवी सॉकेट फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ये सही है। यहाँ फ्रेंड्स क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया था, इस नाते आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ लाइट प्लग, पावर प्लग, टेलीफोन सॉकेट, इंटरकॉम सॉकेट और ये टीवी सॉकेट जो है, ये सभी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर समानता स्थापित किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 41, इसमें दिया गया है लाइट सर्किट के लिए कॉपर केबल का न्यूनतम आकार जो है ये कितना है, 1.12 mm होता है। फ्रेंड्स यहीं पर लाइट और फैन के लिए आपकी कुछ कंडीशन और हैं। यहाँ पर जो एल्युमिनियम की चालक होती है इसके लिए हम 1.5 mm स्क्वायर का वायर लेते हैं, जबकि यहीं पर अगर कॉपर का वायर होगा तो कॉपर के वायर के लिए हम 0.96 mm स्क्वायर का वायर लेते हैं। फ्रेंड्स याद रखना 0.96 mm स्क्वायर का वायर लेते हैं, किसके लिए, लाइट फैन के लिए कॉपर का। अब पावर के लिए देखते हैं कि जो पावर होता है, पावर के लिए हम कॉपर का यदि वायर लेते हैं तो ये 1.95 mm स्क्वायर का होना चाहिए, इससे कम नहीं। और एल्युमिनियम का यदि वायर है तो ये होना चाहिए 2.5 mm स्क्वायर का। यहीं अगर आपका
लचीला, ठीक है ना, लचीला तार, फ्लेक्सिबल, लचीला तार है, फ्लेक्सिबल वायर है, तो इसका साइज 0.40 mm स्क्वायर होना चाहिए। किसके लिए? घरेलू के लिए, ठीक है ना, घरेलू वायर के लिए आपका लचीला वायर जो फ्लेक्सिबल वायर होता है ये कौन सा होना चाहिए? 0.4 mm स्क्वायर का होना चाहिए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया गया है? ये बोला है एक्सपल्सन, एक्सपल्सन टाइप प्रोत्कर्ष प्रग्राही सर्ज रजिस्टर, सर्ज अरेस्टर या लाइटनिंग अरेस्टर कह सकते हैं को खालिस्तान भी कहा जाता है। जो सर्ज अरेस्टर होता है इसको हम प्रोटेक्टर ट्यूब अरेस्टर के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक अरेस्टर फ्रेंड्स रॉन्ग नहीं होता है। वाल्व अरेस्टर ये भी रॉन्ग दिया गया। इंपल्सन प्रोटेक्टिव अरेस्टर ये भी रॉन्ग दिया गया। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? तो फ्रेंड्स आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली जो होती है, ठीक है ना, आकाशीय बिजली होती है, आकाशीय बिजली को ग्राउंड करने के लिए फ्रेंड्स इसका उपयोग किया जाता है। जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है इसका जो संकेत होता है फ्रेंड्स, ये संकेत कैसा होता है? लाइटनिंग अरेस्टर का संकेत फ्रेंड्स लेते हैं कुछ इस प्रकार से, याद रखना। इसका फ्रेंड्स संकेत जो है कुछ इस प्रकार से लेते हैं या फिर ये आपको ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, ऐसे भी मिल सकता है। ये आपका LA का संकेत है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। लाइटनिंग अरेस्ट का ये सिंबल है, ये भी है और इधर भी है, ये दोनों सिंबल LA के हैं। फ्रेंड्स जो आपका CT होता है इसका संकेत क्या होता है? CT का संकेत एक सिंगल लाइन करके कुछ इस प्रकार से दिया होगा। और जो PT होता है फ्रेंड्स इसका संकेत क्या होता है? PT का संकेत होता है फ्रेंड्स कुछ नहीं, आपको ऐसे बना हुआ मिलेगा ये सिंबल, ये सिंबल, या फिर केवल आपको इस प्रकार से बना हुआ मिलेगा। ये सिंबल जो है ये PT का सिंबल है फ्रेंड्स, ये बना हुआ मिलेगा, ये आपका PT का सिंबल है, ये आपका यहाँ पर CT का सिंबल है, याद रखना। इधर आपका LA का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। इसमें बोला है 33 kV टू 66 kV की रेंज में प्रचालन वोल्टता वाली प्रणाली के लिए किस प्रकार की केबल की आवश्यकता होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं जो HT केबल है ये फ्रेंड्स आपकी यहाँ चलते हैं। HT केबल जो होती है ये फ्रेंड्स होती है कितने से? ये होती है आपकी 11 kV से कितने? 33 kV तक। और एक और होती है इसमें दी नहीं गई है, ये होती है आपकी LT जो होती है ये जनरली 1000 वोल्ट से नीचे इतने वोल्टेज तक इसका उपयोग किया जाता है, इतने वोल्टेज तक या इससे नीचे हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना, कि 1000 वोल्ट तक की केबल का LT के लिए लो टेंशन, ठीक है ना। इसके बाद बोला है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, यहां से होता है आपका 33 का चालू, 33 kV से, और ये होता है 66 kV तक, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद आपकी स्टार्ट होती है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, ये होती है आपकी 66 kV से और होता है आपका 132 kV तक। और इसके बाद आपकी हो जाती है सुपर टेंशन केबल, और ये होती है आपकी 132 kV से। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका रॉन्ग है, इसको हम राइट लिखेंगे। जो आपका एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज है, ठीक है ना, ये सुपर टेंशन केबल है। सुपर टेंशन केबल का उपयोग जो है जनरली यहाँ पर किया जाता है, आपका सुपर टेंशन केबल का उपयोग किया जाता है 66 kV से, और ये होता है 132 kV, ठीक है। और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल का उपयोग किया जाता है, ये होता है आपका 132 kV से 400 kV तक होता है। इसके बाद होता है USB अल्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, USB अल्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल होती है, इसका उपयोग फ्रेंड्स हम 400 kV से ऊपर करते हैं, 400 kV से ऊपर इसका उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना LT आपकी 1000, HT जो है वो आपकी 1000 से 1100 से 3300, ठीक है। और इसके बाद आपकी आती है EHT आती है, EHT जो है आपकी 3300 से 6600, इसके बाद ST आती है 66 से 132, इसके बाद आपकी आती है सुपर टेंशन, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज ESV, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज ये 132 400 तक होती है। इसके बाद ये आती है USB अल्ट्रा सुपर वोल्टेज, ये 400 kV से ऊपर की केबल आती है। चलिए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। इसमें बोला है एक पदार्थ में वोल्टेज के अनुप्रयोग
के कारण एक सूचक या पॉइंटर से दूसरे सूचक पॉइंटर तक मुक्त आवेशों की शुद्ध गति होती है। क्या बोला? एक पदार्थ में वोल्टेज का अनुप्रयोग के कारण कोई, इसमें वोल्टेज के अनुप्रयोग के कारण क्या होता है कि यहाँ पर वोल्टेज का प्रेशर दिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन गति करने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन ये गति करने लगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये पोजीशन क्या हो गया? ये पोजीशन फ्रेंड्स धारा हो गया। ये धारा प्रवाहित बता रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है एकदम राइट हो जा रहा है। इसमें जो मूवमेंट हो रहा है, जो संचालन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का संचालन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या आवेश होते हैं, आवेश प्रवाह की दर होती है आपकी धारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या बोला है कि भारत में वैद्युत तारों के लिए मानक मानक रंग कोडिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तार तीन फेज प्रणाली न्यूट्रल तार का निरूपण करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ बोला है न्यूट्रल तार का निरूपण करता है। तो न्यूट्रल तार के लिए तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपका एक होता है आर, ये हो गया आपका रेड, आर हो गया, ये हो गया आपका वाई, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका एन। न्यूट्रल आपका यही है ब्लैक। ठीक है ना? काला जो होता है ये थ्री फेज की केबल में काला जो होता है ये न्यूट्रल वायर को संबोधित करता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 इसमें बोला है सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में खाली स्थान का कार्य शंट चुंबक द्वारा उत्पादित फ्लक्स को अनुप्रयुक्त वोल्टेज के साथ बिल्कुल समकोणांतर या क्वाड्रेचर में लाना है। कॉपर डिस्क, कॉपर शेडिंग रिंग, शेडिंग बैंड, एल्युमिनियम डिस्क, एल्युमिनियम शेडिंग बैंड। आपको एक बहुत पते की बात बताएं, इसमें किसी भी प्रकार से एल्युमिनियम का उपयोग नहीं किया जाता है। दो ऑप्शन गए, खत्म। ठीक है? जो आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर होता है या मापन उपयंत्र होते हैं, उनमें एल्युमिनियम का उपयोग केवल एक जगह किया जाता है या दो जगह किया जाता है, या वॉवेन बनाने में, ठीक है ना, जो वॉवेन होती है वॉवेन को बनाने में, और जो आपका एक होता है वायु अवमंदन प्रणाली, वायु अवमंदन, ठीक है ना, वायु अवमंदन प्रणाली। इस प्रणाली में केवल इन दो स्थानों पर, ठीक है ना, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। बाकी संकेतक होता है, संकेतक, स्केलर, ठीक है ना, स्केलर, ये सभी एल्युमिनियम के बने होते हैं। ठीक है ना, ये सभी एल्युमिनियम के बने होते हैं। ना कि यहाँ पर एनर्जी मीटर का बैंड, जो शंट चुंबक के रूप में यहाँ पर एक बैंड उपयोग में लाया जा रहा है, ठीक है ना, इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो इसमें कॉपर का डिस्क हो नहीं सकता। बच्चा आपका राइट आंसर। जो डिस्क होती है फ्रेंड्स ये कॉपर की नहीं होती है, याद रखना। एनर्जी मीटर में डिस्क जो होती है ये एल्युमिनियम के उपयोग में लाई जाती है, और इसी को एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एलिमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्क होती है ये एल्युमिनियम की होती है। यहाँ से ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। इन दोनों में ये जो एल्युमिनियम डिस्क है, ये डिस्क उपयोग में लाई जाती है, एल्युमिनियम की होती है फ्रेंड्स। यहाँ पर कॉपर लिखा है इसलिए ये गलत हो गया, परंतु डिस्क के द्वारा हम, ठीक है ना, ये डिस्क के द्वारा यहाँ पर क्या कह रहा है कि कार्यखंड शंट चुंबक द्वारा, ठीक है ना, उत्पादित फ्लक्स को अनुप्रयुक्त वोल्टता के साथ बिल्कुल समकोण पर स्थापित करते हैं। ये रॉन्ग दिया गया है। इसकी कंडीशन देखते हैं कि कैसे बनेगा। ये कुछ इस पोजीशन में होता है फ्रेंड्स, इस पोजीशन में होता है, ये इस पोजीशन में होता है। और यहाँ पर पोजीशन क्या बनती है, यहाँ पर कुछ ये पोजीशन बनती है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए इसको, कुछ ये वाली कंडीशन यहाँ पर बनती है सामने, ठीक है, ये कंडीशन बनती है। और यहाँ पर एनर्जी मीटर में होता क्या है, जनरली यहाँ पर एक बैंड लगा होता है, एक बैंड यहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है। तो ये वाला बैंड है, ये क्या होता है, ये पावर फैक्टर का इंप्रूवमेंट करता है, ठीक है ना। और ये होते हैं, ये घर्षण के लिए होते हैं, ठीक है ना, ये घर्षण के लिए होते हैं। फ्रेंड्स एनर्जी मीटर से संबंधित आपको हमारा एक पर्सनल वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो में आपको फुल डिटेल बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको जो ये बैंड लगाते हैं, ये बैंड जो होते हैं ये फ्रेंड्स कॉपर के सेगमेंट बैंड होते हैं, शेडिंग बैंड होते हैं ये, ठीक है ना। 3 बैंड का उपयोग किया जाता है, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या है, निम्न में से कौन से पदार्थ विद्युत मापन रेंज, निम्न में से कौन से पदार्थ विद्युत मापन रेंज बढ़ाने के लिए
मल्टीप्लायर के रूप में उपयोग करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। यहां पर बोला है फ्रेंड्स मल्टीप्लायर या गुणक की बात। अभी ऊपर आपका ऐसा ही क्वेश्चन आया था, उसमें दिया गया था संट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप सोचो कि हमारा ए मीटर और वोल्ट मीटर के डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, वो डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। यहाँ पर गुणक की बात किया है और रेंज बढ़ाने के लिए बात किया है, और यहाँ पर ये भी नहीं किया है, ये भी नहीं बताया कि हम किस में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर यदि कोई वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर में जो वोल्ट मीटर के अंदर ये कुंडली होती है, कुंडली के साथ में श्रेणी क्रम में एक यहाँ पर एक कुंडली लगाई जाती है अलग से, जो यह हम कहेंगे कि एक रेजिस्टेंस अलग से उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस अलग से यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। ये रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस जो होता है, इसी रेजिस्टेंस को हम मल्टीप्लायर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। और गुणक होता क्या है कि जो आपका वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में से संयोजित किया जाता है, परंतु सप्लाई होती है, इसको सप्लाई के किस में लगाते हैं, सप्लाई के समांतर में लगाते हैं। ध्यान दीजिए, सप्लाई के समांतर में इसको जोड़ते हैं। इसको आप भार के समांतर में नहीं मारेंगे, भार के समांतर में, ठीक है ना, भार के समांतर में इसको यदि आप कर रहे हैं तो ये रॉन्ग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। भार के समांतर में इसको नहीं मारेंगे। तो ये आपका जो आपका मल्टीप्लायर है, ये किसके साथ में उपयोग में लाया जाता है, वोल्ट मीटर के साथ में। कब, जब हमको वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी होती है, या फिर यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर दिया हो। अगर आपका गैल्वेनोमीटर दिया है तो इसके साथ में आप गुणक उच्च मान का, और क्या बात, ये जो गुणक होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है ना, ये क्या होता है, ये अति उच्च होता है, उच्च होता है। और ये गुणक किसके बनाए जाते हैं, ये मैग्नीन के बनाए जाते हैं। ठीक है ना, मैग्नीन के बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर दिया होगा ऊपर, देखिए मैग्नीन के बनाए जाते हैं। कॉन्स्टेंटन का मतलब होता है यूरेका फ्रेंड्स, यूरेका होता है। ये मैग्नीन और यूरेका के गुणक बनाए जाते हैं। और ये होते कैसे हैं, इनका तार होता है पतला, ठीक है ना, ये पतले तार के बने होते हैं। ठीक है ना, तार होता है, रेजिस्टेंस का मान बहुत हाई हो जाता है। और इसमें फेरे जो होते हैं ना, जो फेरे होते हैं, फेरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जब ज्यादा फेरे, तार पतला, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस जो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन या फिर यूरेका जो होता है, इनका रेजिस्टेंस ऑलरेडी ज्यादा होता है। तो हम इनका उपयोग करेंगे तो ये गुणक हो जाएगा। ठीक है ना, गुणक का उपयोग हम वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए करते हैं। या अगर आपका वाट मीटर होगा, फ्रेंड्स ध्यान देना, वाट मीटर होगा तो वाट मीटर में जो आपका पीसी होती है, ठीक है ना, पीसी की रेंज बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात बताते हैं कि जो रेंज बढ़ाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, ये कौन कौन से हैं। जो रेंज है, ठीक है ना, रेंज बढ़ाने वाले उपयंत्र ये कौन कौन से हैं, रेंज बढ़ाने वाले उपयंत्र कौन कौन से हैं। एक है आपका कौन सा, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इसको हम सीटी ऑब्लिक पीटी कहते हैं। ठीक है ना, सीटी पीटी। दूसरा है आपका कौन सा, दूसरा है आपका संट, और तीसरा आपका है गुणक। ठीक है ना, गुणक। रेंज वाले ये तीन ऐसे साधन है जो आपके एमीटर, वोल्ट मीटर या फिर एनर्जी मीटर और वाट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सब स्टेशन पर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या उपयंत्र परिणामित्रों का उपयोग हम रेंज बढ़ाने के लिए करते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, मैंने कहा बताया, सब स्टेशन बताया, सब स्टेशन पर हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के द्वारा हम रेंज बढ़ाते हैं, जबकि छोटे पैमाने पर ए मीटर में संट और वोल्ट मीटर में गुणक का उपयोग करते हैं रेंज बढ़ाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट है। कार्बन का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, निकेल और क्रोमियम का उपयोग एकदम नहीं करते हैं, और नाइक्रोम जो है नहीं करते हैं, टंगस्टन का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या दिया गया, विद्युत परिपथों में फ्यूज के लिए निम्नलिखित में ऐसे कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि कौन सा कथन आपका गलत है, उसी पर आपको नंबर मिलेगा। यहाँ बोला पॉइंट नंबर 1 लिखा है, अतिरिक्त वोल्टता या लाइन सर्ज के बचाव के लिए मीटर में सर्विस लाइन के प्रवेश द्वार से पहले फ्यूज किटकैट के साथ सर्विस लाइन प्रदान की जाती है। एकदम राइट है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, फ्यूज को लाइव या फेस तार में लगाना चाहिए, राइट है। फ्यूज
प्रत्येक ब्रांच में प्रारंभ प्रत्येक ब्रांच के प्रारंभ में लगा होना चाहिए, ये भी आपका सही है। यहाँ क्या कह रहा है, जब तार के निर्धारित मान से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज नहीं पिघलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या लिखा है कि जब धारा होती है, ये धारा निर्धारित मान से अधिक प्रवाहित होती है तो फ्रेंड्स फ्यूज जो होता है ऐसे ही पिघल जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन में जो असत्य कथन है आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्यूज जो होता है, फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है फ्रेंड्स 1, ठीक है 1.11। फ्यूजिंग धारा जो होती है सामान्य प्रवाहित धारा से अधिक होती है, ठीक है ना, सामान्य प्रवाहित धारा से अधिक होती है। जैसे ही सामान्य प्रवाहित धारा से फ्यूजिंग धारा का मान थोड़ा सा भी अगर अधिक हो जाता है तो फ्यूज पिघल जाता है। सामान्य फ्यूज किसके बनाए जाते हैं, जो सामान्य फ्यूज होते हैं फ्रेंड्स, सामान्य फ्यूज होते हैं, ठीक है ना, सामान्य जो फ्यूज होते हैं, जनरल फ्यूज होते हैं, ये किसके होते हैं और लेड के बने होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, टिन और लेड के बनाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। इसमें बोला है आपका स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर अस्थायी बहुकंपित्र में निम्न और उच्च निर्गम, मतलब होता है ये आपका आउटपुट, ठीक है ना, की अवस्था क्या होती है। दोनों प्रावस्थाएं स्थिर होती हैं, दोनों अवस्थाओं में से कोई भी स्थिर नहीं होती है फ्रेंड्स, ये आपका राइट है, बाकी ये सभी रॉन्ग दिए गए हैं। इनमें दोनों अवस्थाएं जो आउटपुट की होती हैं, ठीक है ना, ये स्थायी अवस्था होती है, या आउटपुट जो होता है ये स्थायी प्राप्त होता है, ठीक है ना, आप आउटपुट जो है ये स्थायी प्राप्त होता है मल्टी वाइब्रेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, चित्र को ध्यान से देखिए और पहचानिए, बताइए कि आपका ये कौन सा चित्र है, या ये चित्र जो है किससे संबंधित है, आपको ये बताना है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है ये प्रश्न, और यहाँ दिया गया है कि उपरोक्त आकृति क्या दर्शाती है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया M2 और नीचे दिया गया आपका M1। ऐसे टर्मिनल होते हैं आपके किस में फ्रेंड्स, डायक में, ठीक है ना। ऐसे टर्मिनल जो होते हैं ये डायक में होते हैं। डायक जो होता है फ्रेंड्स ये द्विदिशीय और यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर का मतलब होता है, यूनिपोलर का मतलब होता है जब उसमें या तो इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है ना, या तो इलेक्ट्रॉन के कारण या केवल होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है, तो उस डिवाइस को हम यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं, ठीक है ना। यूनिपोलर, ठीक है ना, यूनिपोलर युक्ति के नाम से जानते हैं कब, जब या तो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह हो या होल्स के कारण। तो इसमें जो है ये एक द्वितीय, ठीक है ना, युक्ति है, और इसको यूनिपोलर डिवाइस के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पर डायक दिया है, इसी जो डायक है, डायक यहाँ पर लिखा है आपका AC, और यहाँ ट्रायक में भी लिखा है AC, तो ये डायक, ट्रायक, GTO और SCR सभी के सभी आपके AC पर या विद्युत धारा सप्लाई पर कार्य करते हैं। इसके बाद जो आपका डायक है, डायक का एक सिंबल और है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके जो टर्मिनल होते हैं, यहाँ होता है आपका M2, यहाँ होता है आपका M1, इसके भी होते हैं, ये होता है आपका M1 और ये होता है आपका M2। इसके बाद दर्शाया गया है ट्रायक। ट्रायक में क्या होता है, M2 M1 तो होते हैं, साथ साथ में एक यहीं से गेट और निकाल देते हैं, तो ये बन जाता है आपका ट्रायक। GTO गेट टर्न ऑफ स्विच, फुल फॉर्म है गेट टर्न ऑफ स्विच, और इसका जो संकेत होता है फ्रेंड्स, इसका कुछ संकेत इस प्रकार से बनता है, यहाँ देख लीजिए, इसका संकेत कुछ इस प्रकार से बनता है, ये होता है गेट, और इसमें होते हैं, ये होता है एनोड और ये होता है कैथोड। इसके बाद आता है आपका SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसका सिंबल होता है फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से, इसको याद रखना अपना, ये बहुत ही जरूरी है और हमेशा आता रहता है पेपर में। ये आपका है गेट और ये आपका एनोड और ये है कैथोड, ठीक है। और एक बात, जो SCR होता है, SCR थायरिस्टर परिवार का मुखिया होता है, ये आपका SCR हो गया, ये आपका GTO हो गया, गेट टर्न ऑफ स्विच इसको कहते हैं। और यहाँ आप जितनी भी डिवाइस देख रहे हैं ये सभी के सभी बनी हुई हैं किससे, सिलिकॉन या जर्मेनियम से। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होती हैं ये अर्धचालक धातुएं होती हैं, और यहाँ पर जो सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक जो है ये फ्रेंड्स होता है आपका, और जर्मेनियम जो होता है
जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 32, और कार्बन भी एक अर्धचालक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। क्यों? क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4। इसका डिवाइडेशन करेंगे 2 8 4 आएगा, इसका डिवाइडेशन करेंगे तो 2 8 18, और यहाँ आपका आएगा 2, इसके बाद आएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, 2 8 18, और यहाँ पर आएगा आपका फिर से 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और इसमें आएगा आपका 2, 4। तो ये जो है लास्ट कक्षा में, ठीक है ना, अंतिम सर्किल में आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी जा रही है 4। इस कारण से ये जो युक्तियां आपको दिखाई गई हैं, ये सभी के सभी जो धातुएं हैं ये अर्धचालक हैं फ्रेंड्स। जो अर्धचालक पदार्थ या जो पदार्थ स्वतंत्र रूप से, कैसे स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से किसमें, मिट्टी में प्राप्त होते हैं, उनको हम इंट्रेंजिक, ठीक है ना, इंट्रेंजिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा हमारा आज का वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मेहनत करें, खुश रहें, और मेहनत करें इतनी ज़्यादा कि आप सक्सेस हो जाएं। फ्रेंड्स, इसी के साथ लेते हैं विदाई, अनुमति चाहते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद फ्रेंड्स।